मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे अगर गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो भी एक लड़का सुसाइड के लिए जाता है, या पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कहीं शादी फिक्स कर दी तब भी सुसाइड के लिए बच्चे जाते हैं। इस राजधानी देहरादून में मैं मौजूद हूँ और ये खूबसूरत से बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं। आज हम लोग है ना, जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है उस पर बातचीत करने के लिए एक छोटा छोटा सा इनसे जो है ना सवाल ले गए। बेटे एक बात बताओ कि कौन सी ऐसी स्टेज जो है ना बच्चों के सामने आती है कि वो अपने आप को जो है ना सुसाइड की तरफ मोटिवेट करता है? सर, इसका एक रीज़न हो सकता है कि फैमिली प्रेशर, वो फैमिली प्रेशर के अंडर आके वो सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और नई जनरेशन को लेके कुछ बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता त्रिशला मलिक भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो जनरेशन हमारी नई जनरेशन है और नई जनरेशन के लिए नए नए कानून भी आ रहे हैं और आज सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है, क्योंकि जिस तरीके की प्रवृत्ति लगातार समाज के अंदर एक आत्महत्या की बन रही है, तो उसके पीछे क्या कुछ कोज हैं, क्या उनका नियम है, इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी सलमान अली भी मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ सवालात वो भी लेंगे। सबसे पहले मैं सलमान अली की तरफ भी जाऊँगा। सलमान साहब, आज सुसाइड प्रिवेंशन डे है, नई जनरेशन किस ओर जा रही है और कितना आप मानते हैं कि क्या वाकई कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चों को ये डिप्रेशन में जाने की आपकी अपनी राय में क्या कुछ वजह है? उसके बाद जो है ना जवाब हम त्रिशला से लेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अमूमन होता ये है कि ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी दी है उसको आप ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सुसाइड का मामला रहता है, आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, सुसाइड कर लेता है। पहले कुछ इस तरह के कानून थे कि जो सुसाइड करते थे, अगर सुसाइड के दौरान वो लोग बच जाते थे तो उन पर मैडम केस चलता था। तो ऐसा कुछ था। तो आज उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ त्रिशला मलिक सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। सीधा उनसे सवाल भी करते हैं और बात भी करते हैं। मैडम, इस पर अब क्या कहना है आपका कि जो सुसाइड के केस हैं अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या फेरबदल हुआ है कानून में, क्या कुछ इसमें? देखिए, बहुत अहम सवाल है और सिर्फ यंगर जनरेशन को नहीं, शायद हर इंसान को ये पता होना ज़रूरी है। क्या होता था कि आईपीसी में एक सेक्शन है 309। इस सेक्शन के अनुसार अगर कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट करता है, बच जाता है, तो उसको सज़ा होती थी। अब ये देखा गया कि एक इंसान जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, जिसके साथ शायद सर्कमस्टेंसेस उसके साथ नहीं दे रही हैं, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ऐसे इंसान को अगर कानून और सज़ा दे दे तो उस इंसान की तो ज़िंदगी की अहमियत ही खो जाती है। तो इसको देखते हुए 2017 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कानून आया जिसका नाम था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इस कानून में ये बताया गया कि जो इस तरीके के सुसाइड के केसेस होते हैं, इसमें ना सिर्फ काउंसलिंग हो, छानबीन हो कि क्यों आखिर उस इंसान ने ये अटेम्प्ट किया, बल्कि अगर गुनहगार सामने आता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ये कुछ डॉक्टर्स को दिया गया कि आपको ये करना है, चैनलाइज करनी है हर प्रोसीडिंग। आपको आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए कि अगर हेल्थ केयर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है हर सेक्टर में, तो आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज कितने जो है केसेस इस तरह के हैं जो सुसाइड से रिलेटेड है? देखिए, सुसाइड के केसेस सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में इतने नहीं होंगे फ्रैंकली, बिकॉज़ काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि सुसाइड के केसेस को इतना गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ये एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर वाली चीज़ हो जाती है कि अगर एक इंसान ऑलरेडी सफ़र कर रहा है लाइफ में, जैसे हमने सुशांत का केस देखा, बोला जा रहा है कि वो सुसाइड था, डिप्रेशन था। इस तरीके के केसेस रोज़ सुन रहे हैं हम, चाहे वो आईआईटी से हो रहा है, चाहे वो आईआईएम में हो रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, टीनेजर है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, हर कोई सुसाइड से कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ऊब के वो सुसाइड अटेम्प्ट करता ही है। लेकिन अब क्योंकि जब इसकी इम्पॉर्टेंस पता चली सोसाइटी में कि मेंटल हेल्थ नाम की भी एक चीज़ है और उस पर कानून बनना चाहिए, धीरे धीरे ये केसेस कम होते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है।
और इनफैक्ट स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे अब काउंसलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है, स्ट्रिक्ट हो गई है कि अगर कोई समस्या है तो इंसान खुल के बोल पा रहा है। एंड थैंक्स टू मीडिया, सोशल मीडिया, बच्चों के दिमाग में कुछ भी होता है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के दिमाग में कुछ भी होता है, आजकल वो शेयर कर लेता है, रील्स बना लेता है। तो काफ़ी हद तक वो जो दुख है, डिप्रेशन है, उसको काम करने के लिए, कर्ब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे उपलब्ध हैं। मिथिला जी, आप सोशल वर्कर भी हैं। कौन सी एज के अंदर बच्चा डिप्रेशन में जाता है और वहाँ पर वो स्टेज बन जाती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता, और उसके बाद क्या उसके उपाय हैं? ज़्यादातर देखा गया है सर कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले जो बच्चे होते हैं वो, क्योंकि इन लोगों पे पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ये माता पिता ही डालते हैं या आपके फ्रेंड्स ही डालते हैं कि ओ देखो मेरे तो 95% आए, तुम्हारे सिर्फ 80% आए। तो इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि क्या मैं किसी से कम हूँ, क्या मुझसे नहीं हो पा रहा ज़िंदगी में, तो वो इस राह पे चल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स के मामले में भी देखते हैं, मिनिस्टर्स के मामले में भी देखते हैं कि ज़िंदगी से तंग आके या वो इतना फंस गए अपनी सिचुएशन में, तो इतना तंग आ गए कि उनके पास कोई ज़रिया रहा ही ना, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मैक्सिमम नंबर की बात करें तो कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, जो नए नए एडमिशन वाले बच्चे हैं, रैगिंग से तंग आए हुए बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो काफ़ी हद तक सुसाइड करते हैं। तो क्या एक साइकोलॉजिकल ये फोबिया बन जाता है या फोबिया क्रिएट होता है कि एडोलिसेंट एज के अंदर ज़्यादातर ये सब चीज़ें देखी गई हैं? और उसके अलावा दूसरे टॉपिक पर भी मैं बात करूँगा। फ़िलहाल आप एडोलिसेंट एज पर के बारे में आप बता दीजिएगा कि किस तरीके से क्या होना चाहिए इसके लिए। देखिए, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इतनी तेज़ी से कि शायद आप और हम कभी कभी उस रफ्तार को पकड़ नहीं पाते। तो ये बच्चे जिन्होंने टेक्नोलॉजी का पूरा माहौल देखा है, इनके लिए कंपटीशन लेवल हमारे टाइम से बहुत ज़्यादा है, इनटू 10 टाइम्स है, शायद आपसे तो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अब हर एक बच्चा अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास ये ज़रिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो टीनेजर की साइकोलॉजी है, ये इससे ख़राब होती जा रही है। क्योंकि बच्चे अब मेहनत छोड़ के सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया में ही घुसना चाहते हैं। हमारे टाइम पे रिसर्च होता था, ग्राउंड लेवल रिसर्च होता था, पढ़ाई होती थी, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता था, फेलियर से हम लोग नहीं डरते थे। लेकिन आज का बच्चा अगर एक एग्ज़ाम में लुढ़कता है, सबसे पहले कहता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मेरे से नहीं हो रहा है। तो वो फेलियर को जो एक सहने की जो शक्ति होती है, वो आज के युवा में बहुत कम हो गई है। सीधे तौर पर आपका ये कहना है कि माता पिता को भी बच्चों को जो है समझना चाहिए, उनको दोस्त की तरह से जो है, और टीचर्स जैसे टीचर्स होते हैं इसी तरह से माता पिता को भी घर की जो लाइफ होती है उसमें बच्चों को उसी तरह से लेना चाहिए। चलिए, बातचीत का दौर अभी जारी है और एक दो सवाल जो आज की जनरेशन के जो नए बच्चे हैं उनसे भी हम लेंगे और उनका अपना। राजधानी देहरादून में मैं मौजूद हूँ और ये खूबसूरत से बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं। आज हम लोग है ना, जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है उस पर बातचीत करने के लिए एक एक छोटा छोटा सा इनसे जो है ना सवाल ले गए। बेटे, एक बात बताओ कि कौन सी ऐसी स्टेज जो है ना बच्चों के सामने आती है कि वो अपने आप को जो है ना सुसाइड की तरफ मोटिवेट करता है? सर, इसका एक रीज़न हो सकता है कि फैमिली प्रेशर, वो फैमिली प्रेशर के अंडर आके वो सुसाइड कर लेते हैं बहुत सारे। सर, मेरे हिसाब से लोग जो बच्चे होते हैं वो रियलिटी को एडजस्ट नहीं कर पाते कि अगर जैसे फेलियर आ गया तो उसके बाद कैसे डील करना है वो नहीं सहन कर पाते या डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि अरे मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से उन लोग को मतलब पहले तो घर में बताना चाहिए कि हाँ, घर वालों से पूछना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछना चाहिए और मतलब डील करना चाहिए। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है उसको लड़ना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, क्या कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि चुप होकर बैठ जाओ अपने कमरे में, रो, फिर वो जाता है उस टाइम। सब मेरे हिसाब से शायद कई बार फैमिली प्रेशर नहीं भी होके, कई बार कॉलेज या स्कूल की तरफ से भी प्रेशर होता है। जैसे टीचर है या फैकल्टी है, वो मतलब बार बार बोलने लगेगी अच्छा तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, तुम्हारा ये नहीं होगा, तो वहाँ से भी प्रेशर होता है शायद। और
बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो मे बी अगर कोई घर पे शेयर नहीं कर पा रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर कर सकता है, और अगर चलो दोस्त भी नहीं है तो भी जैसे हमारे कॉलेज में भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है, या फिर गवर्नमेंट की भी बहुत ऐसी साइट्स हैं जिन पे आप किसी और से बात कर सकते हो जो आपको जज भी नहीं करेगा ना, क्योंकि आपको जानता ही नहीं है, तो वहाँ से हेल्प ले सकते हो। सर ये बहुत बड़ी है, क्योंकि हम अपना कुछ करें तो वो सही नहीं होता ना, सिर्फ क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड हुआ रहता है, डेस्टिनी होती है। तो अगर कोई इसके अगेंस्ट जाके पहले कुछ ऐसा करे, गलत काम ही है ये। सर जो कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपना आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, और घर पे पहले तो घर वालों का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है कि वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं। तो पहले पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हमारा बच्चा ऐसा कदम ना उठाए, तो हम लोग को पहले से इतना प्रेशर नहीं देना है अपने बच्चों को। ये सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये निकल के आता है कि वाकई सवाल या निशान है, क्या आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं? ये अपने अंदर वो पेरेंट्स भी झांक कर देखें, और वो टीचर्स भी झांक कर देखें, वो दोस्त भी झांक कर देखें कि वाकई अगर आत्महत्या को बढ़ावा मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। क्योंकि सेल्फ एडजस्टमेंट पावर तब ख़त्म होती है जब उसको टीजिंग होती है, और उसके बाद वो तो ज़िंदगी अपनी लील जाता है। लेकिन ज़माने के अंदर कुछ ऐसे पहलू और कुछ ऐसे सवाल छोड़ के जाता है जिससे उभरना हमारा सबसे बड़ा काम है। ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी और मौत ये सब जानते हैं, पूरा माशरा जानता है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इंसान के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है, खुदा के हाथ में है। लेकिन इतनी सस्ती हम लोगों को मिल जाती है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर पाते, और जो एक सोशल नॉर्म्स हैं उससे कहीं ना कहीं परेशान होकर हम लोग अपने आप को, अपनी जीवन को लील कर देते हैं। सीधा सीधा मतलब है आत्महत्या। आज आत्महत्या प्रिवेंशन डे है, सुसाइड प्रिवेंशन डे है। उस पर चर्चा करने के लिए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता त्रिशला मलिक जी मौजूद हैं। त्रिशला जी, सबसे पहले स्वागत आपका। और उसके बाद जो है ना मेरे साथ जो है ना एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, इनके भी व्यूज़ लेंगे। सबसे पहले त्रिशला, मैं आपके पास जो है ना आना चाहूँगा। क्या हम लोगों के अंदर सेल्फ एडजस्टमेंट की पावर कम हो गई है जिसकी वजह से हम लोग सुसाइड की तरफ भागते हैं? देखिए, ये देखा गया है कि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसी रफ्तार से हमारी जो रिलेशनशिप वैल्यूज़ होती हैं वो भी चेंज होती हैं। और आज की जो पीढ़ी है, आज का जो युवा है, बहुत ज़्यादा शायद रिलेशनशिप में घिर गया है, घुस गया है। इसलिए काफ़ी बार वो समझ नहीं पाता कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर हम सुसाइड की बात करें, मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे अगर गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो भी एक लड़का सुसाइड के लिए जाता है, या पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कहीं शादी फिक्स कर दी तब भी सुसाइड के लिए बच्चे जाते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पे सीनियर्स ने तंग कर दिया, उनके साथ कुछ नोकझोंक हो गई तो भी जूनियर्स सुसाइड के लिए जाते हैं। ऑफिस में अगर कोलीग्स हैं और वहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो जाती है तब भी सुसाइड के लिए जाते हैं। तो ये जो सहन शक्ति वाली जो बात होती है, ये शायद हाँ समय के साथ इसके डायमेंशन चेंज होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये एक पर्सनल, एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किस तरीके से सिचुएशन हैंडल कर रहा है। क्योंकि हर कोई स्ट्रांग नहीं होता और हर कोई वीक नहीं होता। हम सबके सामने ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां हमें झेलना पड़ता है कभी कभी, लेकिन वही है कि अगर हम उसको झेलते हुए निकल जाए तो हम सबकी विक्ट्री ही होती है। चलिए, कुछ सवाल और भी हैं जो कानूनी दांव-पेच है, मैं उस पर बाद में लूँगा। एक सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप अपना परिचय दे दीजिएगा, सवाल मैं फिर आपसे लूँगा, परिचय भी साथ के साथ देना। क्या हम लोगों का मन या साइकोलॉजी एक सेल्फ एडजस्टमेंट पावर की तरफ ना चल के एक डिप्रेशन की तरफ जा रही है? अगर जा रही है तो क्यों, क्या वजह आप इसकी मानते मेरे ओपिनियन में साइकोलॉजी सेल्फ एडजस्टमेंट पावर सबकी बहुत डिफरेंट होती है, साइकोलॉजी सबकी बहुत डिफरेंट होती है। बट सुसाइड लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, and for that people should definitely go for therapy, people should seek help and professional help, and obviously people don't have that kind of resources in today's time, and because हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी अभी भी एक बहुत ही टैबू का टॉपिक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि इट्स नॉट अबाउट सेल्फ एडजस्टमेंट पावर, इट्स अबाउट द फैक्ट कि वी लिव इन अ सोसाइटी दैट पीपल आर नॉट ओके इन टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. तो एक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होना. एंड ऑब्वियसली अवेयरनेस की मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प. यू शुड अंडरस्टैंड दैट सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन. लाइफ इज़ सो मच मोर देन दैट. एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ यू कोप अप विथ थिंग्स, बट आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, देर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन. बट वी कैन नेवर से दैट वो आप में पावर नहीं थी तो इसलिए आपने सुसाइड कर लिया. वो कभी दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन. चलिए, आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से हैं, ठीक है. अगर मैं उसी सेक्टर की बात करूं, प्रेशर इतना रहता है, वो चाहे बॉस का हो, अपने सुपरवाइज़र का हो या इंजीनियर्स का हो, तो क्या ऐसी स्थिति बन जाती है? अगर बनती है तो उससे बचने के लिए आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या कहती है? आई थिंक वर्क प्लेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं आजकल. जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एटलीस्ट आई वर्क फॉर अ कंपनी इन बैंगलोर. मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव दिस प्रोग्राम कॉल एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, जो सपोर्ट सर्विसेज है, जहाँ पे आपको बहुत सारे थेरेपिस्ट, इट्स वेरी डिस्क्रीट ऑल्सो. आपको आपके मैनेजर को बताने की ज़रूरत नहीं है टू टेक दैट हेल्प. आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं थेरेपिस्ट को टू टेक दैट हेल्प. काफ़ी कंपनीज़ में पॉलिसीज़ होती हैं, अगर आपके साथ कोई भी ऐसे वर्क प्लेस मिसबिहेवियर हुआ है या एनी, दे हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि वर्क प्लेस हरासमेंट के अंडर क्या आता है, क्या नहीं आता है, और आपको एज एन एलाई क्या करना चाहिए, अगर आपके साथ जो हुआ है उस केस में आपको क्या करना चाहिए. सो कंपनीज़ अपनी तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती हैं और हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है ये सर्विसेज प्रोवाइड करना. इट्स जस्ट अवेयरनेस नहीं है. अगेन लाइक शी सेड, टैबू बहुत है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उन्हें लगता है कि अगर कंपनी में मैनेजर्स को पता चल गया या सीनियर ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया, लीडर्स को पता चल गया, तो मुझे जॉब से निकाल देंगे या इससे मेरे परफॉर्मेंस रिव्यू ख़राब हो जाएगा, मुझे हाइक नहीं मिले. सो देयर आर टू मैनी इश्यूज. सो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ऑल दीज सर्विसेज आर वेरी डिस्क्रीट एंड यू शुड सीक हेल्प. इफ़ नॉट डायरेक्टली टू दैट, मे बी यू विल हैव समवन, अ क्लोज कलीग, उनसे बात करिए. दे आर गोइंग टू गिव यू अ सजेशन टू गो हेड. एंड आई हैव डन दैट फॉर माई फ्रेंड, दोज हु हैव वेंट थ्रू डिफिकल्ट टाइम इन ऑफिस. मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि गो हेड, वी हैव सो मेनी सेशंस, फाइंड अ नाइस थेरेपिस्ट, टॉक अबाउट इट. बहुत हुआ था कोविड के टाइम पे. व्हेन कोविड हैपेंड, कंपनीज इंक्रीज्ड दोज बजट्स कि प्लीज़ गो एंड सीक हेल्प. व्हेन पीपल डाइड, दे स्टार्टेड हैविंग दोज ग्रुप सेशंस टू हेल्प द चीज़ें जो है ना सामने निकल कर आ रही हैं. अगर हम रिलीजियस नॉर्म्स को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि फिर हम कहेंगे किससे. उसके बाद सीधा सवाल, त्रिशला जी, कानून क्या कहता है? और फैक्टर जो है ना, वाकई जो है ना, जो सुसाइड करते हैं, क्योंकि अब नया कानून भी आया है, तो ये एक राहत देने वाला है या फिर दूसरी तरफ झोंकने वाला है? देखिए, एज एडवोकेट्स शायद जिस नज़रिए से हम सोसाइटी को देखते हैं, एक आम इंसान नहीं देख पाता. जो खुल के हमारे सामने आता है, कोर्ट के सामने आता है, वो एक आम इंसान के सामने नहीं आ पाता. तो काफ़ी बार हमने ये देखा है कि लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि कुछ भी सेफ गार्ड्स एज इन लॉ में नहीं डिस्क्राइब्ड है. लॉ कहता है कि आपको जैसे मर्जी आप रहिए, हम आपको रोकेंगे नहीं. ना ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ना ये कुछ है. लेकिन आप ये सोचिए कि जैसे मैरिटल लॉज को एक सेफगार्ड दिया गया है, वैसे लिव इन लॉज को नहीं दिया गया. इसके चलते बहुत सारे युवा जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर उनके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, से सपोज अगर उनका बच्चा आ गया, अब कानून तो उसको माननीय मानता है. कानून कहता है कि लिव इन का जो बच्चा है वो भी माननीय है, उसमें उसको प्रॉपर्टी राइट्स भी मिल रहे हैं, उसे सारे राइट्स मिल रहे हैं. लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कल को अलग हो जाते हैं तो उस बच्चे की ज़िंदगी का क्या, उसकी सेफगार्ड अभी तक कानून में नहीं है ना. इसी तरीके से अगर लिव इन का कोई भी युवा है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मार पिटाई होती है लड़की के ऊपर, लड़के के ऊपर, तो लड़कियां कंप्लेन कर सकती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में. लेकिन अब वही बात है कि कल को अगर आप अलग हो गए, उस रिलेशनशिप का क्या, उस केस का क्या, उसकी अहमियत का क्या.
तो बहुत सारे लूप होल्स हैं क्योंकि कानून अभी इसके ऊपर एग्जैक्टली बना नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि फेक केसेस लिव इन से रोज़ आ रहे हैं, ऑलमोस्ट रोज़ आ रहे हैं, जहाँ पे रेप एलिगेशंस होते हैं, फेक केसेस लगाए जाते हैं, टॉर्चर के, प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए केसेस लगाए जाते हैं। इनफैक्ट बॉयज़ बहुत मिसयूज करते हैं। आपको रोक रहा हूँ, इसका सीधा सीधा मतलब है भाई उस बच्चे का क्या कसूर है? बिल्कुल सही बात है। कहाँ जाएगा? इसका मतलब तो ये है कि रिलीजियस वैल्यू उससे आपने बिल्कुल जो है ना नकार दिया। बिल्कुल वो सही बात दुनिया है। में आया है, आप उसके पेरेंट्स हो और उसको उसके बाद फिर जो है ना माँ बाप अलग हो जाते हैं, उसकी क्या गलती है? बिल्कुल सही बात है, उसकी कोई गलती नहीं है। और इसीलिए क्योंकि ये इतना डाइसी होता है, इसलिए अगर हम देखते हैं ना कि पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं या पेरेंट्स काफ़ी खिलाफ भी होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ये कोई आप ये समझिए ना, एक मैरिड कपल है, उसका बच्चा आज भी एक जायज़ बच्चा कहलाता है और अनमैरिड कपल का नाजायज़ कहलाता है। कानून में डेफिनेशन अलग है, हर बच्चा लेजिटिमेट बच्चा है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए ना, अगर माता पिता अलग हो गए, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता के ऊपर आ गई, है ना, कि अब मैं इस आदमी के साथ तो रहती नहीं हूँ ना, ये मेरा पति है, कौन देखभाल करेगा उस बच्चे की, उस बच्चे के फ्यूचर का क्या होगा। ऐसे में बहुत सारा डिप्रेशन होता है, ऐसे में सुसाइड केसेस बहुत बढ़ते हैं। चलिए जो है ना साफ तौर से निकल कर आई है, क्योंकि उस बच्चे की गलती क्या है? इसी वजह से जो है ना रिलीजियस वैल्यू से बाहर जाके जो भी शादी करता है तो उसके तो हालात जनाब ऐसे होने ही होने हैं।